नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तराखंड कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिनमें से मुख्य रूप से कृषकों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुपालकों के हित में फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब उत्तराखंड में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर सख्ती बरती जाएगी और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की भूमि खरीदने से रोकने के लिए जल्द ही अध्यादेश लाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। तो देहरादून में आपको बता दें कि कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पशुपालकों के हित में फैसला लिया गया। जमीन खरीद को लेकर बरती जाएगी सख्ती। अध्यादेश लाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। तो अहम खबर आपको बता दें कि कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और पशुपालकों के हित में फैसला लिया गया है। जमीन खरीद को लेकर अब सख्ती बरते जाने की भी बात सामने आई है और इसके साथ साथ धामी सरकार ने जहां पर कई अध्यादेश रहे, कई यहां पर फैसले रहे जो कि किए हैं, अध्यादेश लाने पर मंत्रिमंडल ने बाकायदा सहमति भी अपनी दी है। कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो अहम खबर आपको बता दें कि कैबिनेट में 13 प्रस्ताव जिन पर मुहर लगाई गई और पशुपालकों के हित में फैसला लिया गया है। जमीन खरीद को लेकर बढ़ती जाएगी सख्ती, हम खबर आपको बता दें। और अब उत्तराखंड में ज़मीन खरीदना इतना आसान नहीं रहेगा और ऐसे में अध्यादेश लाने पर जो मंत्रिमंडल है उसने अपनी सहमति भी जता दी है। कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पशुपालकों के हित में भी फैसला लिया गया है। तो धामी कैबिनेट ने यहां पर फैसला किया है। अध्यादेश लाने पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है। तो यहाँ पर धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और हालांकि आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास के निधन के बाद ये पहली बार बैठक हुई और सबसे पहले मंत्री के आकस्मिक निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। बैठक में 4 धाम यात्रा और चारा नीति पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ऋषिकेश में यात्रा कार्यालय में 11 नए पद सृजित किए जाएंगे और 12 महीने काम करेंगे। यात्रा प्रशासन संगठन का नाम बदला गया है 4 धाम यात्रा नियंत्रण प्रबंधन संगठन। और प्रदेश में चारा नीति बनाने को लेकर यह फैसला किया गया। 66 करोड़ की राशि से ये नीति काम करेगी। उत्तराखंड चारा नीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी मिली है और सिल्का सैंड की रॉयल्टी को अन्य राज्यों की तरह की गई है। बाजपुर में गन्ना चीनी मिल 29 करोड़ का लोन लेकर डिस्टिलरी लगाई जाएगी और कोषागार की नियमावली में संशोधन। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों को 20% एनपीए देने का फैसला लिया गया। फॉरेस्ट में आग लगने के मामले में पेरोल में पैलेट बनाने को लेकर भी पेरोल इकट्ठा करने वाले 3 रुपये दिए गए हैं। तो इस बाबत ये बड़े फैसले धामी कैबिनेट में लिए गए। उधर केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर टूटने के कारण आवागमन मार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं पर डीडीएमए और साथ ही एसडीआरएफ और डीडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही वाईएमएफ और पुलिस के जवानों ने दोनों ग्लेशियर से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल भैरव ग्लेशियर से बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि कुबेर ग्लेशियर पर बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि पैदल यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों के लिए ही यात्रा मार्ग खोल दिया गया था।
और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? ये जो ग्लेशियर है, बर्फ है, उसको हटाने को लेकर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी जो हैं उनके द्वारा आज ये अवगत कराया गया था कि चारधाम यात्रा मार्ग में विगत शाम को भैरव जो गदेरा है उसमें जो कुबेर ग्लेशियर है उसके टूटने के कारण केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है वो आवागमन के लिए बंद हो गया था। जिलाधिकारी द्वारा जो है निर्देश दिए गए थे कि यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए डीडीएमए और एसडीआरएफ, डीडीआरएफ जो अन्य वहां पर पुलिस और अन्य जवान हैं वो दोनों ग्लेशियरों से बर्फ हटाने का कार्य उनके द्वारा शुरू कर दिया गया था और भैरव ग्लेशियर में बर्फ हटाने का कार्य अब जो है वो पूरा कर दिया गया है और जो मार्ग है वो आवाजाही के लिए सुचारू हो गया है। जी बिल्कुल, यानी कि जो आवागमन है वो सुचारू हो चुका है और उसके साथ साथ ऐसे में अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो राहत लोगों को मिल रही होगी। लेकिन समस्या ये है कि ये जो परिस्थितियां बनी हुई है इससे पहले से निपटने के लिए भी तैयारी दुरुस्त होनी चाहिए। जितेंद्र पेटपाल, देखिए, जाहिर सी बात है लेकिन विकट भौगोलिक परिस्थिति है और वहां पर बर्फ काफी लंबे समय से जमी हुई है, पड़ी हुई है। हल्की सी धूप अगर उस पर लगती है तो उसके खिसकने का डर रहता है और ये भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की। यहाँ इस तरह की जो स्थितियां होती हैं वो लगभग हर समय बनी हुई रहती हैं, चाहे बर्फबारी हो, चाहे बारिश हो, चाहे अन्य सारी कोई दिक्कत परेशानियां हो। तो इसको लेकर समय समय पर अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है और उसके लिए तत्परता से तैयार भी रहते हैं। जो एजेंसियां हैं वो काम करती हैं, तो उसी का परिणाम है कि एक ही दिन में जो है वहां पर जो आवागमन था उसको सुचारू कर दिया गया। जी बिल्कुल, यानी कि आवागमन को भी सुचारू कर दिया गया है। ग्लेशियर हटाने से जो पुलिस है वो वहाँ पर जुटी हुई है। लेकिन एक चीज़ आपने कहा कि देखिए भौगोलिक एक परिस्थिति है वहाँ की और वो सही मायनों में उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उस बाबत ये एक तरीके से अगर देखा जाए वरदान भी है और कभी कभार ये एक तरीके से शाप के तौर पे भी काम आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देखिए जो चारधाम यात्रा है वो भी अब शुरू हो चुकी है और इस तरीके की परिस्थितियों के चलते आवागमन बाधित होता है या फिर अवरुद्ध होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब अगर देखा जाए तो चारों खानों से नजर रखने की जरूरत है इन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। जितेंद्र जी, बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि अचानक से इतनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच जाते हैं कि उनकी व्यवस्थाएं करनी नामुमकिन होती हैं, चाहे ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे ठहरने को लेकर हो, चाहे यात्रा मार्ग की हो। कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और करोड़ों की तादाद में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतनी तादाद में लोग यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल, कुछ पर्यटक होते हैं, कुछ श्रद्धालु होते हैं, तो चाहकर भी जो सुचारू व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी। इस बात को भी समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पहाड़ी मार्ग है, पहाड़ी राज्य है, वहां पर पहले से भी इतनी अधिक व्यवस्थाएं नहीं है कि इतने लोगों को पूरी सुव्यवस्था मिल जाए। थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं लेकिन तब भी शासन प्रशासन की ये मंतव्य रहता है कि जितना हो सके उतना लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े और उसके लिए हमेशा प्रयास किए जाते रहे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पेटपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ युवक की झड़प अब विपक्ष के लिए मुद्दा बन गई है। विपक्ष पार्टी ने इसे सीधे आम आदमी पर हमला बताया है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में वित्त मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि ये घटना लोकतंत्र के लिए एक दाग है, जहां पर सत्तारूढ़ दल के मंत्री आम जनता को कुछ नहीं समझते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूर्व में भी प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा भर्ती घोटाले में उनका नाम आया था और धामी सरकार ने उस समय भी उनके जो अपराध थे उनको दबा दिया गया। और कल इतनी शर्मनाक घटना की एक काबीना मंत्री सड़क पर उतरकर मार पिटाई करता है, एक आम जनता के साथ मार पिटाई करता है। जो कानून के रक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं। तो हमें भी उनसे अब यही सीखना होगा कि हमें भी अपनी लड़ाई सड़कों पर उतरकर लड़नी होगी। क्या यही संदेश देना चाहते हैं ये काबीना मंत्री? हम तो ये चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर पुष्कर सिंह धामी जी का तुरंत उनका मंत्रालय छीन लेना चाहिए और उनका तुरंत इस्तीफा लेकर उनको इस सरकार से बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी जी ने पूर्व में भी भर्ती घोटालों में जब प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम आया है तो उन्हें दबा दिया गया है। तो क्या भाजपा के सरकार अपने ही अपराधियों का संरक्षण करती रहेगी? क्या जनता के साथ ये न्याय है? क्या सड़कों पर उतरकर काबीना मंत्री एक आम आदमी के साथ मार पिटाई करेंगे? भाजपा की सरकार निरंकुश सरकार हो गई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। कल हमने सबने देखा मसूरी की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने किस तरीके से एक कैबिनेट मिनिस्टर
अपने मतलब हाथ उठा रहा है आम आदमी के ऊपर, तो ये खुली गुंडागर्दी है। हम देख रहे हैं कि इनके बृजभूषण जो खेल संघ के अध्यक्ष भी हैं वो भी इसी तरह की गुंडागर्दी करते हैं। न उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, न इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो भाजपा के जितने भी लोग हैं पदाधिकारी ये निरंकुश हो गए हैं और जनता के लिए इनके मन में कोई भी जो है भाव नहीं रहा। अरे खुले गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से, इस पुतला दहन के माध्यम से कांग्रेस मांग करती है कि ये प्रेमचंद अग्रवाल तत्काल अपना इस्तीफा दें, ताकि जो है इस देश में कानून व्यवस्था सही तरीके से चल सके। उधर देहरादून में यातायात के बढ़ते दबाव के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर वाहन पार्क करने वालों पर शिकंजा कसा। स्कूल में बच्चों को लेने जाने वाले अभिभावक जो कि अपने वाहनों को रोड पर पार्क करते हैं उनको ट्रैफिक पुलिस ने सख्त चेतावनी दी और साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क पर दोबारा वाहन खड़े किए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर एसपी ट्रैफिक अक्षय कोडे ने बताया कि शहर में अधिकांश अभिभावक कार से बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से घर ले जाते हैं। 2 मिनट का बहाना बनाकर वाहनों को नो पार्किंग या सड़क पर खड़े कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। देहरादून में जो दोपहर 1 से 3 बजे तक का टाइम है, जो स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर बहुत मेहनत ली जाती है। लेटेस्ट में हमने स्कूल स्पेसिफिक प्लान बनाए थे जिसमें स्कूल को, अभिभावकों को ये भी बताया गया था कि कौन से एरियाज है स्कूल के एरिया में जहां आप स्कूल को पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट जोसेफ की बात करें तो हमने सुभाष रोड पूरी साफ रखने के लिए बताया था। सेंट जोसेफ स्कूल की 300 गाड़ियों की पार्किंग ओपन की गई थी। सीजीएम स्कूल के लिए हमने परेड ग्राउंड के एरिया में एंटायर जो सर्विस लेने वो दी गई थी। पर फिर भी देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स स्कूल के गेट के सामने ही डबल लाइन, ट्रिपल लाइन में गाड़ी पार्क करके बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। उससे अन्य बच्चों का, स्कूल वैन का और बाकी व्हीकल जो आसपास से पास हो रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी के तहत हमने एक अभियान के तहत कार्रवाई छेड़ी है। आज सारे स्कूल के एरिया में हमने अनाउंसमेंट की। विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड शहरी विकास क्षेत्र एजेंसी की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड शहरी विकास क्षेत्र एजेंसी के जरिए प्रदेश भर में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें बाजारावाला फेज 1 और साथ ही 106 करोड़ और बंजारावाला फेज 2 में 122 करोड़ रुपए और फेज 3 में 150 करोड़ रुपए कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं, जो कि जून 2025 तक पूर्ण किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि बंजारावाला में वाटर सप्लाई और सीवरेज के कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी प्रगति संतोषजनक है। आज उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विभाग के अधिकारियों से बैठना हुआ, समीक्षा मेरे द्वारा की गई। जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में अनेकों जगह इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, मैंने उसकी समीक्षा की है। अब आप देखिए कि बंजारावाला पैकेज नंबर 1, बंजारावाला पैकेज नंबर 2, बंजारावाला पैकेज नंबर 3, जिसमें जो अवॉर्डेड कॉस्ट है, पहले वाले में 106 करोड़, दूसरे वाले में 122 करोड़, तीसरे वाले में 150 करोड़, लगभग इस पे काम हमारा प्रारंभ हो रखा है और जून 25 तक इसको काम कंप्लीट करने की निर्धारित तिथि हमारे यहाँ इनको कहा भी गया और उसमें प्रोग्रेस चल रही है। ऐसी हमारे यहाँ ये जो मैंने समीक्षा की है वाटर सप्लाई और सीवरेज का है। उसी प्रकार का जो खाली सीवरेज का काम जहाँ पे हो रहा है उसमें टीएचडीसी और यमुना कॉलोनी, जिसकी लागत 72 करोड़ रुपये है। पिछले दिनों मेरे द्वारा यहाँ का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके, इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। पवन, यहाँ पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसके साथ साथ हिदायतें भी दी गई हैं कि काम बेहतर होना चाहिए। अब ऐसे में इन हिदायतों के बाद, इन निर्देशों के बाद, विकास कार्यों की समीक्षा के बाद गति देखने को मिल रही है क्या धरातल पर? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आज लगातार मुख्यमंत्री भी तमाम विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो वहीं तमाम जो मंत्री हैं उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन जिन विभागों के जो मंत्री हैं, जिनके पास जो विभाग हैं, उनके विभागों में काम में तेजी लाई जाए और आगे भविष्य में उसकी रूपरेखा भी तैयार की जाए और टाइम लाइन बाउंड किया जाए।
इसको देखते हुए आज शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित अपने एक सभागार में अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ बैठक की है, जिसमें पेयजल और सीवर लाइन ट्रीटमेंट को लेकर के उन्होंने एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जून 2025 तक सभी जो निर्माणाधीन जो कार्य हैं उनको पूरा किया जाए और विकास की गति में तेजी लाई जाए और क्वालिटी, वर्क की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद में अधिकारियों में कितनी काम को लेकर के उत्सुकता बढ़ती है, कितनी काम में तेजी आती है, कितनी जल्दी और समय अवधि में ये काम संपन्न होते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए तो ज़रूरी भी है। देखिए, अगर विकास मंत्री ने समीक्षा बैठक ली है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट इस तरीके की पहुंची होगी कि विकास कार्य धरातल पर उतनी गति से नहीं हो रहे हैं जितनी की गति पकड़नी चाहिए। तो ऐसे में मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट ऐसी ज़रूर मिली है विकास मंत्री को। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, पिछले दिनों शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इमना कॉलोनी स्थित जो निर्माणाधीन जो कार्य हैं, जो विश्व बैंक के द्वारा जो वित्त पोषित हैं, वो कार्य जो किए जा रहे थे उनकी समीक्षा, उनकी स्थलीय उनका निरीक्षण भी किया था, रायपुर में भी किया था और TSDC कॉलोनी में भी किया गया था। तो उसी को देखते हुए उन्होंने एक समीक्षा बैठक, जो भी वहां पर कार्य किए जा रहे थे उनसे असंतुष्टि जाहिर करते हुए उन्होंने समीक्षा बैठक बुलाई थी। आज इसकी समीक्षा की है और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं मंत्री के द्वारा कि इनको समय अवधि में पूरा किया जाए और काम में तेजी लाई जाए। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो विकास कार्यों में तेजी लाने की भी बात सामने आ रही है और विकास मंत्री ने बाकायदा बैठक ली जिसमें पूरी तरीके से उन रिपोर्ट पर भी गौर किया गया है, जिन पर ये कहा जा रहा है कि कुछ कार्य जिनको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पवन दीक्षित जी, देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव अगले साल है और उत्तराखंड का भी एक बड़ा हिस्सा है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा है जिसके चलते लोकसभा चुनाव भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी दबाव है, या फिर ये कह लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए काम को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि विश्वास लोगों का बना रहे। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जिस तरह से स्मार्ट सिटी के कार्य हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो अन्य कार्य हो रहे हैं, चाहे वो निर्माण के कार्य हो, चाहे वो सड़क के काम हो, चाहे वो सीवर के काम हो, चाहे वो पेयजल के काम हो, चाहे वो विद्युत लाइनों के काम हो, इन सभी कामों की समीक्षा समय समय पर की जा रही है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कामों के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है, ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है। इसमें पर्यटन सीजन है, ऐसे में हर जगह जगह पर गड्ढे खुदे हुए, बारिश होते ही लोगों को निकलना मुश्किल है, कहीं किसी की गाड़ी फंसती है तो कहीं कोई परेशान होता है। ट्रैफिक व्यवस्था के कारण, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था के कारण उसको समय पर अपनी जो जहाँ मंजिल पर पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में तमाम बार शिकायतें भी हुई हैं, जनप्रतिनिधियों ने भी इसको लेकर के रोष व्यक्त किया है, आम जन मानस भी इसको लेकर के काफी परेशान है। पिछले दिनों मंत्री ने कई जगह पर स्थलीय निरीक्षण भी किया था। आज इस स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जो मुख्य मार्ग है उनको पहले दुरुस्त किया जाए और उसके बाद में नए कामों की शुरुआत जब की जाए, जब पहले वाला कार्य पूरा हो जाए। तो ऐसे में एक नियमानुसार एक सभी विभागों में सामंजस्य बना करके विकास कार्यों को अंजाम देने की बात कही गई है। इस बैठक के बाद में अधिकारियों पर इसका कितना असर होता है, ये समय जो आगे आने वाले समय में ही इसका पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल समीक्षा बैठक अगर बिल्कुल शुक्रिया पवन दीक्षित सारी जानकारी के लिए। उधर बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर किसाला के पास मलबा गिरा और लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई और पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे आवाजाही मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। बारिश के बाद तेज धूप के चलते चट्टानों में दरार पड़ चुकी है और वहीं पर पहाड़ चटकने से सड़क पर भरकम मलबा जम चुका है, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की JCB मशीनरी मलबा हटाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने को लेकर शासन सख्त हो गया है और ऐसे में कई जगहों पर प्रशासन की टीमों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रशासन की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। लेकिन इसी बीच धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोग स्थान पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। बजरंग दल और गैर सेना के द्वारा जिस जमीन को लेकर विरोध किया जा रहा है
उनका कहना है कि यहाँ पर एक मंदिर था और इस समय ये मंदिर नहीं है, तो इसके संबंध में जांच कराई जा रही है और पुलिस इसमें अपनी इंक्वायरी कर रही है और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि ये ज़मीन किसकी है, इसमें नगर निगम से जाँच करवाई जा रही है। जहाँ जहाँ मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, जहाँ जहाँ हिंदू विरोधी ताकतें उभर के काम करेगी, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ये सारे हमारे बजरंगी भाई खड़े हुए हैं, हिंदू वाली की टीम खड़ी हुई है। आज ये मंदिर जो है 2002 में सन 2000 में सन 2002 में नगर निगम द्वारा एक अतिक्रमण किया गया था द्वारा स्टोर पर। वहाँ से जो मंदिर टूटा था, उस मंदिर को यहाँ पर पुनः स्थापित किया गया था सन 2000 में। ठीक है, तो काफ़ी समय से ये मंदिर जीर्ण अवस्था में था। हमने इसको कई बार बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसके द्वारा एक पड़ोसी है जो कि अपने आप को पूर्व सांसद बताता है अपने आप को, उसने हमको ये मंदिर कभी बनाने नहीं दिया। हमने कई बार झगड़ा भी हुआ, कई बार कंप्लेन भी करी पुलिस में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर रुड़की के बेलड़ा ग्राम के जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी नेता के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत के बाद एक जांच कमेटी बनाकर सपना चौधरी पर जांच बैठाई गई। वहीं यह आदेश ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया गया है। साथ ही 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसलिए हैं, गांव के बहुत सारे लोग यहां पहुंचे थे एसडीएम साहब के पास में। जिस तरीके से आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले भी बात को उठाया गया है। सचिन प्रधान जो बेलडे का निवासी है, उसने फर्जी दस्तावेज लगाकर सपना और अपने आप को खुद को यहाँ से चुनाव फर्जी तरीके से जितवाया है। उस विषय में जो जांच चल रही है, उसमें एसडीएम साहब की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 15 दिन का समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि जांच में रहा क्या है। उस विषय को लेकर एसडीएम साहब से मिले थे कि जो जांच चल रही है उसमें तेज़ी लाई जाए और जो भी इसमें फर्जी जो दस्तावेज उन्होंने लगाए हैं उनको उजागर किया जाए, उनकी सदस्यता निरस्त की। देखो, जो भी आरोप लगे हैं वो सत्यता है। हमारे गांव का जो प्रधान है और जो जिला पंचायत सदस्य सपना है वो फ्रॉड है। वो 420 तरीके से बने हैं। जो दस्तावेज लगाए वो टोटल फर्जी है। उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ऋषिकेश में सड़क पर हुई मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने सूबे के वित्त तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे सरकार के मंत्री जनता को कुछ ना समझते हों और सड़क पर सीधे मारधाड़ पर उतारू हो जाते हों, उसे प्रदेश का विकास भला कैसे संभव है। उत्तराखंड बागवानी विभाग ने 2 पिकअप और 10 बाइक और 127वें इको टास्क फोर्स को सौंपा है, जो पिछले 40 सालों से पारिस्थितिक संरक्षण के क्षेत्र में काम कर प्रादेशिक सेना की अग्रणी पारिस्थितिक टास्क फोर्स है। और वहीं इन 10 बाइक और 2 पिकअप का सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने इको टास्क फोर्स के प्रयासों की भी सराहना की और पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही बागवानी विभाग को धन्यवाद दिया और उनके योगदान के लिए हीरो मोटोकॉप के प्रति आभार व्यक्त किया है। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर गन्ना खरीद मूल्य और साथ ही चीनी मिल का बकाया और बेमौसम बरसात में दागे हुए गेहूं के खरीदने समेत विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए। और वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री के साथियों सड़क पर युवक की पिटाई के मामले में कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सत्ता के दम पर पीड़ित को थाने पर बंद तो करा सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। 9 तारीख को इकबालपुर चीनी मिल के सामने, बल्कि चीनी मिल के अंदर ही कांग्रेस जन, बल्कि हम चाहते हैं उसको किसान समझे, किसान संगठन समझे, सभी जनवादी संगठन समझे। किसानों का जो लगभग 200 करोड़ रुपया इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है, उसके भुगतान की मांग को लेकर के और गन्ना किसानों को बोनस दिए जाने की मांग को लेकर के वहाँ पर 24 घंटे का धरना अभी तय है। मैंने तय किया है 24 घंटे का, लेकिन वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे 9 तारीख को सुबह ही जब बैठेंगे। यदि लोग कहेंगे नहीं जल्दी करना है तो जल्दी कर देंगे, नहीं तो
चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।